रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज लेके आया हूं एकदम अलग टेस्ट की एक कहानी जो एक बहुत ही खास विज्ञान के विषय को छूती है और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगी। साथ ही एक बंदे के बारे में बात करना है भाई। पिछले दिनों इस बंदे का मैसेज आया था, बहुत पुरानी किसी लाइव पर, या लाइव पर ही आया था और पढ़कर बड़ा दुख हुआ। मतलब किस हद तक लोग गिर सकते हैं नीचता पर अपने आप को थोड़ा सा प्रसिद्धि दिलाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम, सच में मतलब इंडिया में ना, हमारे भारत में ये चीज मैं देख रहा हूं, कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसे जलने चिढ़ने वाले बेवकूफों की तादाद भी बढ़ जाती है। और ऐसे में जो है कुछ लोग होते हैं जो अच्छे काम करने वालों पर मतलब वो करके पैर रख के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये बंदा वैसे ही है, नाम तो याद नहीं है इसका। इसने जो है पुरानी एक ब्रह्म राक्षस वाली वीडियो पे था कि लाइव पे था, पता नहीं, कमेंट किया है और कमेंट में ये मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब कि मतलब जो मैंने बताया है ब्रह्म राक्षस के बारे में वो मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत उठा के डाल दिया है और गलत जानकारियां मैं फैला रहा हूं, इनका कहना है। और ये भाई साहब कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो पेड़ों पर उल्टे नहीं लटकते हैं और ऐसा वैसा है, और जब ये गुस्सा जाए तो किसी तांत्रिक की औकात नहीं कि इनको वश में कर सकें। और ये भी लिखते हैं कि ब्रह्म राक्षस असल में प्रेत नहीं होते हैं, ये ग्राम देवता होते हैं और हमारे गांव में जो इनको पूजा जाता है और ये हमारे गांव की रक्षा करते हैं। तो ऐसे महामूर्ख, महाबेवकूफ लोग ही हैं जो हमारे सत्य सनातन धर्म की जो आज स्थिति है ना, ये बेवकूफ आमिर खान जैसे लोग जो हैं वो लापता वाला पोस्टर लगाकर फिल्म बना देते हैं और फिर दोबारा वो फिल्म लेकर आते हैं और कह देते हैं कि मतलब इस देश में से चले जाना चाहिए उनको, और फिर फिल्म लगाकर कहते हैं कि मैं देशभक्त हूं। तो इन जो जमाती सोच, अब जमाती सोच ही कहूंगा मैं इनको, जमाती सोच वाले जो हैं, इसके साथ साथ वो भी हैं कुछ ईसाई लोग जो फालतू के चमत्कार दिखाते हैं आजकल। उस दिन देख रहा था एक वीडियो में, उसमें क्या था, वो स्पिरिट निकाल रहे थे। तो एक बंदे को एड्स था, ये कहता है कि मैं यीशु मसीह की शक्ति से एड्स की बीमारी निकाल लूंगा और मैं जो है, अब आप खुद सोचिए कि क्या एड्स की बीमारी इस तरह से ठीक की जा सकती है। तो ऐसे लोग क्या है, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने धर्म का ये करते हैं और हमारे हिंदू धर्म को जो है अंधविश्वासी और ये और वो बताते हैं। तो ये लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि इनको तो अपने धर्म का प्रचार करना है भाई, इनको पैसे कमाना है, सही बात है। मूर्खता तो हम लोगों में है, क्योंकि हम लोग खुद अपने सत्य सनातन धर्म के वास्तविक अस्तित्व को जानने की कोशिश नहीं करते। और अगर कोई कोशिश करके लोगों को जगाने का प्रयास करता है तो ऐसे लोग जो हैं आ जाते हैं अपना ज्ञान बघारने। तो अब आप खुद सोचिए भैया कि तू कितना बड़ा तांत्रिक, तू कितना बड़ा साधु महात्मा है, तूने कितनी साधनाएं की हैं। क्या प्रकट में तूने ब्रह्म राक्षस देखा है कि तू मेरे को कह रहा है कि भाई वो पेड़ पे उल्टा नहीं लटकते हैं और ग्राम देवता ये हैं? अबे मूर्ख, ग्राम देवता और देवों की श्रेणी अलग है। अगर वो तेरे ग्राम देवता होते और ग्राम के रक्षक होते तो उनके आगे राक्षस नहीं लिखा होता। अभी बेटा तूने जाना क्या है? तू मेरे को शिक्षा दे रहा है, तूने जाना क्या है? तूने कभी देखा है इनको? मैंने नहीं देखा है विशेष तौर पर, मगर वेताल साधना के जरिए जो मैंने देखा है ना बेटा, अगर तूने देखी होती ना तो तेरा पैंट वहीं पे गीला हो जाता बैठे बैठे साधना में, और तू वहीं पे मर जाता। और मैंने सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ देखा है। मैंने खुद कहा, अगर आज मैं खुलकर जमातियों और ईसाइयों की बुराई करता हूं तो उसकी वजह यह है कि मैं 10 साल उनके साथ रहा हूं
मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहा हूं जिसने 10 साल मुझे ये सब कुछ सिखाया है। हाँ, उसका लक्ष्य था मुझे क्रिश्चियन बनाना, उसका लक्ष्य था मुझे कन्वर्ट करना, मगर वो मेरी भलाई कर गया। उसने मुझे दिखाया एग्जॉर्सिज्म क्या होता है, मैं एग्जॉर्सिज्म में बैठा हूं। उसने मुझे दिखाया कि मुस्लिम संस्कार क्या होते हैं, और उसी की प्रेरणा से मैंने ये हिंदू संस्कार सीखे। समझ गए ना बेटा? उसके साथ रहने के बाद जब वो मुझसे अलग हुआ तो उसके बाद जो ये चिंदी चोर जितने होते हैं ना, वो मेरे पास आए मुझे कन्वर्ट कराने के लिए। अब ये तो एक अलग विषय है, फिर किसी दिन लाइव इसमें लेंगे कि किस तरह से ये कन्वर्ट किया जाता है पैसा देके। मगर इससे मेरे कुछ और साथी भी शायद हर्ट हो सकते हैं। देखिए, किसी धर्म की बुराई करना या किसी धर्म को हर्ट करना मेरा लक्ष्य नहीं है, मगर जो मैंने देखा है मैं उसकी बात करता हूं। आज ईसाई भाई ये कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, वैसा वैसा। मैंने खुद देखा है मेरे भाई, मेरे सामने बैठ के आपके धर्म वालों ने मेरे हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी है, देवी देवताओं की मूर्ति की बुराई की है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, हर कोई नहीं करता है। जो पास्टर मेरे साथ थे वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको गलत तरीके से कन्वर्ट होने नहीं दूंगा, मैं पहले आपको अच्छे से सब सिखाऊंगा, उसके बाद फिर अपने साथ लाऊंगा। मगर फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उनको भी अलग होना पड़ा, और शायद मेरा कन्वर्ट होना नहीं था, मुझे सत्य सनातन धर्म की सेवा करनी थी, इसीलिए मैं वापस इस क्षेत्र में आ गया। मगर ये सब चीजें मैंने प्रत्यक्ष सीखी और देखी हैं, पोंगा पंडितों की तरह और गांव के ब्राह्मणों और उनसे सुन के नहीं करता हूं। मैं ज्योतिषी हूं, और ज्योतिष का जब मैं काम करता हूं तो लोगों से यही कहता हूं, बेटा आप खुद पूजा करो। मैं उन्हें मंत्र देता हूं और कहता हूं ये मंत्र आप जपो। हमारे यहां प्रचलित है भाई, पंडित जी को बोल देंगे वो मेरे लिए जाप कर देंगे। अबे पंडित जाप करेगा तो उसका फल उनको मिलेगा, खुद बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। पंडित तेरे लिए मर के स्वर्ग, तेरे को ये नहीं बोलेगा कि मैं तेरे लिए मर जाता हूं तो स्वर्ग में चले जाना। इसीलिए जब पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है हम पंडित के सहारे लेते हैं, पर पंडित के साथ आपको भी बैठना चाहिए, और वो मंत्र पंडित जो बोल रहे हैं स्पष्टता आपको भी बोलना चाहिए, तब आपको फल मिलेगा। आप ये सोचते हैं पंडित जी ने बोल दिया, पंडित जी ने हवन कर दिया, मेरे को फल मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता है बेटा। श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म करना पड़ेगा तभी आपको फल मिलेगा। तो पंडितों की ये सुनी सुनाई बातें और गांव के अंधविश्वास अगले बार कमेंट में मेरे सामने मत लिखिएगा। मैं कोरी बात नहीं करता हूं। हाँ, मेरी उम्र बहुत कम है, मगर अपने जीवन का अधिकांश समय मैंने इन सब बातों में व्यय किया है। जिस उम्र में लड़के जो है ना, लड़कियां छेड़ते हैं, सिगरेट पीते हैं, घूमते हैं, उस उम्र से मैं इन सब क्षेत्रों में रहा हूं। क्लास 9th में जब मैं था तब से मैं ये सब करता आया हूं, और आज भी कर रहा हूं। इस विषय पर एक बड़ा अच्छा लाइव बनेगा। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मगर इस व्यक्ति ने जिस तरह से गंदे लफ्जों के साथ लिखा ना, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। उसको तो मैंने जवाब दिया, हो सकता है आप लोगों ने कमेंट भी पढ़ा होगा। मगर यही कहना जरूरी है कि ये जो आज हमारे देश में सत्य सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है ना, तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसे ढकोसले पोंगा पंडित जो है ना, ये लोग आते रहते हैं, और इनको नंगा करना ही मेरा काम है। ऊपर वाले ने शायद मुझे ये सब जो ज्ञान दिया इसीलिए दिया है कि मैं इनको नंगा कर सकूं। तो आइंदे से बेटा इस तरह के कमेंट लिखने से पहले ना 10 बार सोच लेना कि तुम किसको लिख रहे हो। वो बंदा जिसने प्रत्यक्ष भूतों प्रेतों को देखा है, पूरी बात नहीं करता, मैं मजाक नहीं करता, मैं विज्ञान के साथ चलता हूं। मेरे सारे जो ज्योतिष के उपाय होते हैं ना, वो विज्ञान बेस होते हैं, मगर विज्ञान भी इन सब चीजों को मानता है। हाँ, हमारे ये पोंगा पंडित जितने वैज्ञानिक है ना, इनमें नहीं मानते, और खासकर वैज्ञानिक जो हैं वो सत्य सनातन धर्म की उपासना को नहीं मानते। वो ये मानेंगे कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती हो सकती है, मगर वो ये नहीं मानेंगे कि हनुमान जी का अस्तित्व है। हंसी आती है मुझे। आप खुद सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि एक कुंवारी स्त्री बिना पुरुष के संभोग के गर्भवती हो सके और एक पुत्र जन सके, और उस पर आपका पूरा धर्म बेस है, और आप राम के अस्तित्व पर, हनुमान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो कि ऐसा नहीं हो सकता। और यही लोग जो है विज्ञान के ठेकेदार बने हुए हैं, और इसीलिए ये हमारे सत्य सनातन धर्म को विज्ञान से जोड़ने से मना करते हैं। अबे बेवकूफों, तुम आज करोड़ों रुपए खर्च करके रॉकेट भेज रहे हो अंतरिक्ष में सारी बातें पता लगाने, और हम
₹10 का एक पंचांग अपने पास रखते हैं और उससे हम देख के बता सकते हैं कि किस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, किस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, किस दिन कौन सा त्योहार होगा। इतना प्रबल है हमारा सत्य सनातन धर्म का ज्ञान, जो सदियों से चला आ रहा है आज तक बिना किसी गलती के। ये चीजें तो तुम आज खोज रहे हो, हमारे पूर्वजों ने तो आज से सदियों पहले से खोज दिया था। तो अपने दिमाग से जो है ना ये सब बुराई निकाल के एक बार सनातन धर्म के शरण में आ जाओ, तुम्हारा विज्ञान बहुत ऊंचा चला जाएगा। दूसरे ग्रह के प्राणियों से तुम बातें कर सकोगे, मगर तुमने आंखें बंद करके हमें अंधविश्वासी कहा है। और इसके पीछे तुम्हारा भी कोई बुराई नहीं है, हमारे अंदर ही ऐसे कमीने बेवकूफ भरे पड़े हैं जो ब्रह्म राक्षस को अपना ग्राम देवता कहते हैं। तो ऐसे उल्लू के पट्टों की वजह से ही हमारा सनातन धर्म जो है सबके सामने बदनाम होता है। तो मैं आशा करता हूं भाइयों कि आप लोग उस कमेंट को ढूंढिए और जितनी हो सके उस बंदे को गाली दीजिए, नहीं तो इसी स्टोरी पे गाली दीजिए। उसको समझ में आना चाहिए कि किसको उसने बेवकूफी भरे बातें लिखी थी। चलिए आज स्टोरी का मजा लीजिए। बिस्तर पर पड़ी लाश को देखकर सब इंस्पेक्टर सान्याल चौंक उठे थे। और इतनी भयानक तरीके से मारा गया था उसे, हाथ और पांव जैसे किसी ने मरोड़कर दूसरी तरफ कर दिए थे। गर्दन भी काफी बिगड़ी हुई हाल में थी। मगर सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जिस बेड पर लाश पड़ी थी उस पर सिलवटों के कोई भी निशान न थे। अगर कोई किसी को इस तरह से मारने की कोशिश करेगा तो सामने वाला कितना भी बलशाली हो, मरने वाला खुद को बचाने की कोशिश अवश्य करेगा। और ऐसे में बिस्तर पर सिलवटों के निशान आना जरूरी है। मगर तो क्या पहले जमीन पर उसे मारा गया और फिर बड़े ही तरीके से लाश को उठाकर बेड पर लेटा दिया गया? पास ही टेबल में कुछ सामान थे, एक पानी की बोतल, कुछ दवाइयां और एक पुरानी अलार्म क्लॉक जो ठीक 8:10 पर बंद हो गई थी। देखने से ऐसा लग रहा था मौत का समय शायद वही है। लाश के शरीर पर और कोई भी निशान न होने से समझ में नहीं आ रहा था कि हार्ट अटैक से नेचुरल डेथ है या मर्डर। फिर पुलिस वालों को निर्देश दिया इंस्पेक्टर सान्याल ने, सुनो, ये लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाओ और देखो किसी चीज को छू मत देना, ग्लव्स पहन के सब काम करो। फिर वो पास के कमरे में चले गए जहां मरने वाले शंभू चक्रवर्ती के बेटे अमितेश चक्रवर्ती बैठे हुए थे। अमितेश एक प्राइवेट फर्म के काम करते हैं और काम के सिलसिले में उन्हें शहर शहर घूमना पड़ता है, इसलिए अपने घर पर वो कम ही समय रहते हैं। अमितेश का भी विवाह नहीं हुआ है, माता का देहांत हो चुका है, घर में एक नौकर है और उसके पिता रहते हैं। अमितेश के पास ही चेयर पर बैठते हुए इंस्पेक्टर सान्याल बोले, आई एम सॉरी, मगर कुछ एक सवाल आपसे पूछने होंगे। जी जी बिल्कुल पूछिए, अमितेश बोल पड़ा। आपके पिता का नेचर कैसा था और क्या उनसे किसी की दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। पिताजी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, थोड़े से अकेले स्वभाव के थे, अकेले रहना पसंद करते थे, कॉलोनी में भी बस थोड़ा टहलने के लिए निकलते थे। यहाँ के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। ऐसे में वही तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि देखिए, मैं कंफर्म नहीं हूं मगर लाश के हालत देखकर लगता है उनका मर्डर किया गया है। जी हाँ, पर घर से कोई चीज गायब नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई आया नहीं। आपके पिता से आपकी बातचीत नहीं होती थी? जी मैं तो ज्यादा समय शहर से बाहर ही रहता हूँ। जब रहता था शहर में तो बस खाने की टेबल पर उनसे थोड़ी बहुत बात होती थी। पिताजी अकेले रहना पसंद करते थे, अपने कमरे में ही रहते थे। घर में और कौन? जी हमारा नौकर रामू काका, वो बाहर है। इंस्पेक्टर ने बाहर की तरफ झांक कर देखा। एक बूढ़ा सा व्यक्ति पास ही की दीवार पर सिर लगाकर रो रहा था। मैं उससे कुछ पूछना चाहूंगा, जरा बुलाइए उसे। रामू काका, रामू काका। कमरे में एक 60-65 वर्ष का बूढ़ा प्रविष्ट हुआ। आंखों में आंसू थे, अपने कंधे में रखे गमछे से वो आंसू पोंछ रहा था। शायद मालिक की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी था। देखो, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है, मगर कुछ प्रश्न पूछने हैं आपसे। पूछिए हुजूर, मैं क्या बता सकता हूं?
अच्छा, इस बीच तुम्हारे मालिक के स्वभाव में कुछ परिवर्तन, कुछ अजीब बात देखी तुमने? हाँ हुजूर साहब, पिछले कुछ समय से कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे थे। जब भी टहलने निकलते तो अपने साथ रास्ते से पत्थर, कागज और लकड़ी वगैरह ले आते थे। उन्हें अपने कमरे में जमा कर रहे थे। बालकनी में बैठकर घंटों आसमान को, बादलों को देखते उनकी तस्वीरें खींचते थे। ओ अच्छा, मुझे कुछ दिखा सकोगे जो वो लाते थे? जी मालिक, कहकर नौकर अंदर चला गया। और जब वो लौटा तो उसके हाथ में कुछ ईंट, लकड़ी और कागज के टुकड़े थे। उन्हें टेबल में रखने के बाद इंस्पेक्टर सान्याल ने उन्हें गौर से देखा और फिर बोल पड़े, मिस्टर अमितेश, मैं आपसे क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर आपके पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। आपके पिता एक बहुत उम्दा दर्जे के कलाकार थे और अपनी कला को उन्होंने अलग ही अंदाज में ढूंढा था। क्या मतलब सर? आप जरा ये रखे हुए सामानों को देखिए। ये साधारण ईंट और लकड़ी के टुकड़े नहीं है, बल्कि इन सब में आपको अलग अलग इंसानी चेहरों की आकृति दिखेगी। अमितेश ने गौर से उन्हें देखना शुरू किया और आश्चर्यचकित हो उठा। अरे, आप तो सही कह रहे हैं। हाँ देखिए, हर एक टुकड़ा अपने आप में अद्वितीय है। मुझे लगता है आपके पिता को शिल्प कला का बहुत ही गजब का अनुभव था और वो प्राकृतिक शिल्प कला में विश्वास करते थे और उसी पर कुछ काम कर रहे थे। मगर उनका मर्डर क्यों हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं इस विषय में पेपर में एक आर्टिकल निकलवा दूं। देखिए, आपके पिता की इस अभूतपूर्व कला को लोगों के बीच लाना जरूरी है और हो सकता है इस कला को देखकर उनको कुछ इनाम वगैरह में मिल जाए। हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर, मैं तो खुद चाहूंगा कि ये हो। मैंने आज तक सचमुच इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। एक मिनट रुकिए। इंस्पेक्टर ने कहीं फोन लगाया। हेलो, हाँ सुना, शाम को आकर जरा मेरे ऑफिस में मिल। एक अभूतपूर्व शिल्प कला के विषय में तुझे कुछ बताना है। इसके बाद इंस्पेक्टर चले गए। अगले दिन पेपर उठाकर अमितेश ने देखा, पेपर में उसके पिता के बारे में खबर छपी थी और साथ ही उसके पिता की फोटो भी थी। उसकी आंखें नम हो आई। काश उसके पिता के जीते जी ये सब कुछ हो सकता। तो तभी अचानक फोन घनघना उठा। दूसरे हफ्ते इंस्पेक्टर सान्याल थे। हेलो मिस्टर अमितेश, मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि आपके पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और स्पष्ट है कि उनका मर्डर हुआ है। मर्डर गला दबाने से हुआ है, मगर गले पर किसी भी तरह के कोई निशान नहीं मिले हैं और मर्डर का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से रात 8:10 ही है। लगता है आपके पिताजी मरने से पहले बचने के प्रयास में अपने पास रखी उस घड़ी के आसपास कुछ ढूंढ रहे थे। घड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, शायद हिलने से वो घड़ी बंद हो जाती है और उनके हाथों से छू जाने के कारण ही घड़ी ठीक उसी समय बंद हुई जो मर्डर का टाइमिंग था। लगता है कातिल बहुत चालाक है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस वक्त हमारी पकड़ से बाहर है। आप जरा संभल के रहिएगा, आप पर भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं सावधान रहूँगा। और आपने आर्टिकल देखा आपके पिता के बारे में? हाँ, बस वही पढ़ रहा था। हाँ, आशा करता हूँ बहुत जल्दी ही बहुत सारे कला पारखी आपसे संपर्क करेंगे। हाँ, थोड़ा संभल कर भी रहिएगा, कुछ फ्रॉड लोग भी आपसे मिलने आ सकते हैं। फ़ोन रखने के बाद अमितेश उठकर अपने पिता के कमरे की तरफ गया। कमरे में सब कुछ पहले की तरह ही था। वही खाट, वही टेबल पे रखा चश्मा, उसके पिता की दवाएं, पास की अलमारी, मगर इस कमरे में रहने वाला इंसान अब वहां नहीं था। उसने अलमारी की तरफ कदम बढ़ाया और कांच का दरवाजा खोल के अंदर देखने लगा। अभूतपूर्व कलेक्शन था। ढेर सारे
पत्थर, लकड़ी के टुकड़े, कागज के टुकड़े, पत्ती और ना जाने क्या क्या। और सबको अगर गौर से देखा जाए तो सब में प्रकृति की अद्भुत कला का नमूना था। तभी अचानक उसकी नजर एक सामान पर पड़ी, एक पुरानी सी डायरी। उसने डायरी उठा ली। डायरी में लगातार सब कुछ नहीं लिखा था, बीच बीच में छोड़ छोड़ कर लिखा गया। कभी 7 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद। डायरी के बीचों बीच कुछ फोटोग्राफ्स भी थे। उसने उन्हें हाथ में लेकर देखना शुरू किया। बादल के कुछ चित्र थे, मगर देखकर उसके चेहरे पर एक हंसी की किरण आ गई, क्योंकि गौर से उन बादलों को देखने पर पता चलता था सब में अलग अलग तरह के चित्र बने हुए हैं। किसी में चेहरा, किसी में दिल, किसी में ऐसा लग रहा है जैसे 2 प्रेमी जोड़े चुंबन कर रहे हैं। किसी चित्र में किसी पेड़ की जड़ थी जिसके दोनों ओर 2 गड्ढे से उभर आए हैं और जड़ ऐसा लग रहा है जैसे नाक हो। अगले चित्र में रास्ते के एक पिलर का चित्र था जिसमें अभी अभी पुताई की गई है और जिसका एक हिस्सा सूख कर ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान का चेहरा हो। इन सब में एक शिल्पी की दृष्टि का होना बहुत जरूरी है, तभी वो ये चीजें देख सकता है। और ये था अमितेश के पिता में। उसे समझ में आ रहा था कि क्यों उसके पिताजी घंटों घंटों आसमान की तरफ देखते रहते थे, बादलों में चेहरे खोजते थे। वो ये सारे फोटोग्राफ्स उन्हीं के खींचे हुए हैं। डायरी को वो अपने साथ ले आया ताकि बाद में पढ़ेगा। अपने कमरे में आकर पास ही के टेबल में डायरी रख दी और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कितने उम्दे दर्जे के कलाकार थे उसके पिताजी। वरना ऐसे प्राकृतिक रचनाओं को खोजना किसी साधारण आंखों की बात नहीं हो सकती। किसी साधारण आदमी के बश की ये बात नहीं है। फिर बरामदे आगे आकर इजी चेयर पर बैठ गया। अचानक कॉलिंग बेल की आवाज से वो चौंक उठे। रामू काका, देखिए तो कौन है। कुछ देर बाद रामू काका वापस आए और बोले, साहब, एक आदमी आपसे मिलने आया है। आदमी? हाँ, ले आओ। अगली बार जब रामू काका कमरे में आए तो एक अंग्रेज किस्म का व्यक्ति कोट पैंट पहने उनके साथ था। अमितेश खड़े हो गए। हेलो मिस्टर, आई एम हेडवर्थ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यू प्रेफर हिंदी? जी, आइए बैठिए। देखिए, आपका पिताजी बहुत ही उम्दा किस्म का कलाकार है और उसका नॉलेज के बारे में हम आश्चर्यचकित है। असली में हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया है। कुछ समय पहले आपका पिताजी ने हमारे यूनिवर्सिटी को एक मेल भेजा था। वहीं से हमको उनके बारे में और आपका घर का पता मिला, मगर इंडिया आने के बाद जो खबर हमने सुना वो हमारे लिए बहुत दुख भरा था। ऐसा एक महान व्यक्ति से मिलने का मौका हम चूक गया। एक्चुअली आपका पिताजी कुछ ईंट पत्थर वगैरह जमा करता था। जी, हाँ, आप लोगों की नज़र में हो सकता है वो ईंट पत्थर हो, मगर वो अपने आप में अद्भुत शिल्प कला है और इसे हम कहते हैं पैराडोलिया। देखिए, हमारा दुनिया में प्रकृति बहुत ही अजीब है। वो समय समय पर चीज़ों को अपने हिसाब से काटता पीटता रहता है और इसी से तैयार होती है कुछ अद्भुत कलाकृतियाँ। मगर ये कलाकृतियाँ हम सब लोग नहीं देख सकते हैं। कुछ खास फाड़की लोग ही इसे खोज सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी पत्थर पर इंसानी चेहरा जैसा दिखाई देता है। इन सब चीज़ों को हम पैराबोलिया कहते हैं। हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम लोग इस पर बहुत गहन रिसर्च कर रहा है। इस संसार में बहुत सी ऐसी पैराबोलिया दिखती है। हम लोग भला भला चीज़ों पर रिसर्च करता है। जैसे पेरू के जंगलों में बहुत से पेड़ पौधों और पत्थरों में जानवरों की तस्वीरें मिली हैं। फ्रांस का एक पहाड़ ही इंसानी शक्ल में बना हुआ है। यह नहीं, कभी कभी समुद्री लहरों में और रेगिस्तान के रेतों में भी इस तरह के चेहरे दिखते हैं। और एक बात जानकर आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वाइकिंग यान ने मंगल के पृष्ठ पर भी इंसानी चेहरे उभरे हुए दिखाए हैं। मतलब पैराबोलिया फेसेस।
आश्चर्य है, दूसरे ग्रहों में भी इंसानी शक्लें। इतने में रामू काका चाय देकर गए। चाय की चुस्कियां लेते हुए डॉक्टर एडवर्ड बोले, तो और क्या बोल रहा है हम, और क्या बताऊं? अब अगर बताने चाहूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी, मगर इस विषय में कुछ बातें मैंने आपको बता दी ताकि आपके मन का कौतूहल भी मिट जाए और इस विषय में आपका ध्यान भी बढ़े। अच्छा, ये सब क्या बस कोइंसिडेंट है? हाँ, इसके बारे में बहुत सारी व्याख्याएं हैं। जैसे एक गोले के बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे तो आपको वो एक इंसानी शक्ल जैसी दिखेगी, मगर क्या वो सच में इंसानी शक्ल है? नहीं। मगर एक छोटे बच्चे को भी अगर आप वो आकृति दिखाएंगे तो उससे वो एक इंसानी शक्ल के तौर पे ही जानेगा। इस विषय में मशहूर क्रिस्टोफर फेंचर, जो साइकोलॉजी सोसाइटी के प्रधान थे, बताया है कि पैरेडोलिया का जो सीक्रेट है वो लाख साल पीछे जंगलों में रहने वाले इंसानों पर निर्भर करता है। उस समय उनका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए वो निशानों को देखकर सावधान होते थे। जैसे किसी झाड़ पेड़ को देखकर कोई जंगली जंतु समझ लेना, एक निशान से दूसरे निशान का संबंध बनाना, ये पैराबोलिया का मेन फंक्शन है और यही हमारे जीन्स में खुलकर हमारे साथ चली आई है। मगर दूसरी तरफ कुछ और वैज्ञानिक भी हैं जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। उनका मानना यह है कि हमारे मस्तिष्क के लेफ्ट और राइट साइड के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वही कम्युनिकेशन पैराबोलिया का मेन कॉज है। हमारा मस्तिष्क हर समय नए नए रंग, पैटर्न वगैरह तैयार करते रहता है और अगर उनमें से किसी के साथ कुछ मेल मिल जाए बस पैराबोलिया तैयार हो जाता है। पिताजी के संग्रह को मैंने एक सामान्य संग्रह की तरह ही देखा था, मगर इसकी इतनी बड़ी व्याख्या है, यह सब सुनकर तो मेरे हाथ पांव जैसे सुनने होने लगे। आसमान, पाताल, जंगल, विज्ञान, ये सब इसके साथ जुड़ा होगा, ये सोचकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। दिमाग चकराने का तो सब्जेक्ट है मिस्टर, इस पर न जाने कितना बुक लिखा जा रहा है, लाखों रुपया खर्चा किया जा रहा है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह, आसमान, पाताल सब में तलाश की जा रही है। हमारे जैसे न जाने कितना लोग इसमें रिसर्च पर जुड़ा हुआ है। सोचिए तो ये सब क्या ऐसे ही है? मगर आपका फादर तो बहुत ही ग्रेट मैन था, उन्होंने छोटा चीज में भी पैराबोलिया को खोज लिया था और बहुत ही अद्भुत चीजें इकट्ठी की थी। हमारा यूनिवर्सिटी चाहता है कि आप वो चीजें हमें दे दें। वैसे भी आपका फादर से भी इसी विषय में बात हुआ था, हम उसे यूएसए के म्यूजियम में रखेंगे और हमारा डिपार्टमेंट उस पर आगे रिसर्च करेगा। इस पर आपको हम खाली हाथ नहीं रखेंगे, बदले में आपको कुछ पैसे भी देंगे और इन फ्यूचर म्यूजियम को जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको शेयर भी मिलेगा। सुनकर अमितेश आश्चर्यचकित हो गया। अरे वाह, बैठे चाले कमाई का जरिया उसके हाथों में आ रहा था, उसे आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? देखिए मिस्टर अमितेश, मेरी बात भी हो सकता है बहुत सा लोग आपके पास आएगा और बड़ा ऑफर देगा, मगर आपका पिता का काम को अगर कोई सही अंजाम तक ले जा सकता है तो हमारा यूनिवर्सिटी, तो प्लीज हम रिक्वेस्ट करता है आप वो हमें ही दे। बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं उसके हिसाब से तो मुझे बेहद खुशी होगी कि मैं आपको ये चीजें दे सकूं। ओके, तो हम क्या उनको देख नहीं सकता है? अरे बिल्कुल, आइए। अमितेश उसे अपने पिता के कमरे में ले गया और पिता की उस अलमारी का दरवाजा उसने खोल दिया जिसमें उन्होंने अपने सारे सामान रखे थे। करीब 4 सेल्फ से बनी अलमारी में हर सेल्फ में कुछ न कुछ सामान भरा हुआ था। उस व्यक्ति ने उनमें से कुछ सामान निकाला और देखने लगा। माय गुडनेस, आपको पता नहीं है आपके घर में क्या रखा हुआ है मिस्टर? दे आर जेम्स। पैराडॉक्सिया के लिए दे आर जेम्स, रियली। अच्छा, हम इनमें से कुछ ले जाता है और विद इन वीक हम वापस आएगा और तब फिर सब कुछ ले जाएगा और उसके साथ आपको एक मोटी रकम देके जाएगा। बिकॉज पहले हमने सोचा था इसका रेट, मगर इसका रेट तो अब 4 से 5 गुना ज्यादा मिलेगा आपको। वो व्यक्ति कुछ
टुकड़े अपने रुमाल में बांधकर अपने जेब में रख लिया। उसके बाद अमितेश से विदा लेकर वो चला गया। अमितेश मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके पिता संसार से जाने के बाद भी उसके लिए इतना कुछ कर जाएंगे। अगली सुबह एक बार फिर अमितेश चाय का प्याला हाथ में लिए पेपर देख रहा था। पेपर की हेडलाइन देखते ही साथ उसकी आंखें जैसे बड़ी बड़ी हो गई। उसे एक धक्का सा लगा और चाय की प्याली हिलने से कुछ चाय जमीन पर छलक उठी। न्यूज एक प्लेन क्रैश के बारे में था। यूएस का एक प्लेन अमेरिका के पास ही के शहर में दुर्घटनाग्रस्त। चौंक उठा था वो। ये क्या? इसके बाद उसने खबर के निचले हिस्से पर नजर दौड़ाई और मरे हुए लोगों के नामों के बीच एक खास नाम खोजने लगा और जल्द ही उसे वो नाम मिल भी गया, एडवर्ड। ऑफ उसके सामने जैसे सारे रास्ते बंद से होने लगे। प्राइवेट कंपनी की दौड़ भाग वाली जॉब से अब परेशान हो गया था। सोचा था जो पैसे मिलेंगे उससे एक अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर लेगा और आगे की जिंदगी आराम से जिएगा, मगर एक ही झटके में उसके सामने के रास्ते बंद हो गए। मगर फिर अपने मन को सांत्वना दी, अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा खुलेगा। दुनिया में लोगों की कमी तो नहीं है। आज अगर यहां से नहीं तो कहीं और से कोई आएगा। उसके पिताजी जो बहुमूल्य उपहार उसके लिए छोड़ गए हैं वो उसे किसी न किसी तरह से जीवन में तरक्की अवश्य दिलाएगा। उस दिन अमितेश घर में अकेला ही था। रामू काका पास ही के एक मोहल्ले में गए थे। मालिक की मौत से बेचारे बहुत दुखी थे, इसलिए कीर्तन सुनने गए थे मन हल्का करने के लिए। वो अगली सुबह ही आने वाले थे। अमितेश कुछ काम कर रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? हो सकता है कोई संग्रह की गई वस्तुओं को देखने आया हो। अगर ऐसा है तो उससे काफी सोच समझकर बात करनी होगी और पेरिडोलिया का अच्छा खासा दाम वसूल लेगा। हो सका तो कुछ एडवांस भी ले लेगा। दरवाजा खोलते ही साथ उसने देखा एक सभ्य पुरुष था। शर्ट और जीन्स की पैंट पहने, कांधे से एक चमड़े का बैग लटका हुआ था। जी, किससे मिलना है? पेपर में जो संग्रह के बारे में निकला था वो आपके घर का ही था ना? हाँ बिल्कुल, मैं अमरीश उसी के विषय में कुछ बात करने आया था। अरे आइए ना, अंदर आइए। अमरीश को अंदर ले जाकर कुर्सी पर बैठाया और पास ही की कुर्सी पर अमितेश खुद बैठ गया। जी, चाय कॉफी कुछ मंगवाऊं क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बस आपका थोड़ा सा समय चाहिए, फिर मैं चला जाऊंगा। आप उस पेरिडोलिया के विषय में कुछ बयाने आए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा और आपके पिता की मृत्यु के विषय में भी मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। सुनकर अमितेश थोड़ा हिलडुल कर बैठ गए। बोले, देखिए, पिताजी की मौत के संबंध में पुलिस तो तफ्तीश कर रही है। आप क्या प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं? जी, इन्वेस्टिगेटर तो हूँ, मगर प्राइवेट नहीं, पैरानॉर्मल, मतलब घोस्ट हंटर। क्या आप घोस्ट हंटर हैं? आज के युग में भी ये सब होता है? मतलब ओझा तांत्रिक के विषय में तो सुना था, मगर घोस्ट हंटर मतलब खैर, आपका मेरे पास से क्या काम? समझेंगे, सभी कुछ समझेंगे। मुझे कुछ देर यहाँ रहने तो दीजिए, मैं सब कुछ बताकर जाऊंगा। और जहाँ तक मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, इस घर में एक स्पिरिट है। क्या? हाँ, एक तरह का जाल बिछा हुआ है इस घर में जो सबको ग्रास करेगा, कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। ये सब कब से चल रहा है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। सुनकर अमितेश का गला सुखाया। एक दो बार थूक निकलकर उसने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और अविश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कारण है कि पिताजी की मौत हुई है, पुलिस कहती है हत्या हुई है, मगर उसका खून ही नहीं पकड़ा जा पा रहा है और
पिताजी के शरीर की जो हालत थी वो थोड़ा अस्वाभाविक था। पेरिडोलिया समझ के आप असली विषय को नकारते जा रहे हैं। आपने अपने पिताजी की संग्रह की वस्तुओं को ध्यान से देखा है? देखा है, मगर उतने ध्यान से नहीं। उसमें चेहरे बन रहे हैं, और क्या, चेहरे जरूर बन रहे हैं, मगर उस चेहरों के भाव को आपने कभी गौर से देखा है? वैसे मैंने बहुत सारे नहीं देखे हैं, जितने पेपर में देखे हैं, और उन्हीं के हिसाब से मैं तो इन सब को देखकर बहुत डर गया हूँ। भाव? कैसे भाव? आप वो मुझे पेरिडोलियास दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आइए, कहकर अमितेश अपने पिता के कमरे की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे अमरीश भी जा रहे थे। फिर अलमारी खोलकर कुछ एक पेरिडोलिया निकालकर उसने अमरीश के हाथों में रख दिया। अमरीश ने उस पर मोबाइल की फ्लैशलाइट डाली और दिखाते हुए बोला, इसे देखिए, गौर से देखिए, इसके उभार कटाव वगैरह को देखिए, और इसकी आंखों को भी। हर एक के ऊपर अलग अलग भाव होंगे, जैसे कोई विरक्त है, कोई दुखी है, कोई प्रसन्न है। इन सबको अगर सजाकर अच्छे से रखा जाए और देखा जाए, तभी स्पष्ट होगा कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर गौर से इनके उभार कटाव वगैरह को देखा जाए तो और अब जैसे इस वक्त आप मेरे चेहरे की तरफ देखिए। जैसे मैं इस वक्त आपसे बातें कर रहा हूँ, बातें करते हुए मेरे चेहरे पर अलग अलग तरह के भाव और हरकतें आ रही। अगर एक एक करके मेरे चेहरे का स्नैप लिया जाए तो उसमें मेरे ये भाव अलग अलग उभरेंगे। ये सभी पेरिडोलिया वैसे ही हैं, जैसे एक एक समय बात करते समय चेहरे पर बने हुए भाव। इस मामले को उतनी गहराई से तो मैंने नहीं देखा था, मगर आप जैसा कह रहे हैं अब मुझे भी महसूस हो रहा है। ये सब क्या है? कुछ और पेरिडोलिया निकालिए, मैं और क्लियर करता हूँ, कहकर अमितेश ने अलमारी का दूसरा पल्ला खोला और इसके साथ ही वो पीछे की तरफ जैसे छिटक आया। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अमरीश ने पूछा, क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों गए? अचानक ही अमितेश ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, वो उनको यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? जरा साफ साफ बताइए। अभी दो दिन पहले की बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक व्यक्ति आया था। वो भी इन्हीं को लेना चाहता था। मेरे पिताजी ने ही उन्हें ईमेल किया था। उनकी संस्था को वो ये सब दान देना चाहते थे, मगर उसके दूसरे दिन ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो गया है और मरने वालों में उसका भी नाम था। जाने से पहले वो कुछ पेरिडोलिया अपने साथ ले गया था, वहाँ ले जाकर दिखाने के लिए। और इस वक्त वो जो पेरिडोलियस वहाँ रखे हुए देख रहे हैं, ये वही थे जो मैंने उसे दिया था। नहीं सकेंगे, इनको अलग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और असल में ये आपस में बात कर रहे हैं। कि क्या बात? मुझे लगता है आपके पिताजी इस बात को समझने में सक्षम हुए थे और इसी के कारण उनकी ये हालत हुई। अब मैं क्या करूं अमरीश जी? घबराइए नहीं, ये एक तरह का काल चक्र है, एक जाल जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। तभी तो मंगल ग्रह में भी इस तरह के चेहरे मिल रहे हैं। ये एक तरह का आकर्षण है। सुंदर चेहरे की भाव भंगिमा देखकर व्यक्ति उसे छोड़ नहीं सकेगा और अपने घर में लाकर एकत्रित करेगा, और जैसे ही एकत्रित करेगा वो इस काल चक्र का एक हिस्सा बन जाएगा, और उसके बाद एक के बाद एक पेरिडोलिया उसे दिखते ही जाएंगे और इसका अंत होगा मौत के साथ। इसके साथ ही अमितेश की दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो बोला, मैंने तो कभी ये सब इकट्ठा नहीं किया, तो क्या मैं भी इससे जुड़ गया हूँ? जुड़े अभी तक शायद नहीं है, मगर आगे चलकर जुड़ सकते हैं। जानते तो हैं, हमारा दिमाग जब खाली होता है तो एक खास दिशा में ही सोचता है, और इस वक्त आपके दिमाग में से पेरिडोलिया घूम रहा है। इसके बाद अमरीश ने अपना बैग उतारा। उसमें से एक लैपटॉप, एक ब्लूटूथ स्पीकर और एक अजीब सा यंत्र निकाला। अमेरिका में एक पैरानॉर्मल सोसाइटी से मैंने ये सब सीखा है और वहीं से ये यंत्र लाया हूँ। ये एक खास तरह का यंत्र है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस प्रोजेक्शन, या छोटे में कहें तो EVP। मैंने भारतीय तंत्र शास्त्र, सिक्स सेंस वगैरह को पढ़ा है और उससे अपने काम में उपयोग करता हूँ। ये यंत्र एक विशेष यंत्र है जो अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि को भी पकड़कर उसे संवर्धित करके हमारे सामने लाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अपमृत्यु या आत्माओं की आवाज़ों को पकड़ सकता है। असल में
ये सब हमेशा हमसे बात करने की कोशिश करती हैं, मगर जीवित मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। मृत लोगों की अति प्राकृतिक भाषाओं को ही ये पकड़ता और संवर्धित करता है। उसके बाद उस साउंड को कंप्यूटर में संवर्धित करके सुनना और समझना सक्षम हो पाता है। मैं अभी वही प्रयास करूंगा, देखते हैं यहाँ कोई स्पिरिट है या नहीं। अमरीश की बातों को सुनकर नितेश के सिर से पसीने की बूंदें झरने लगी। जेब से रुमाल निकालकर उसने उन सबको पोंछा। अमरीश ने कंप्यूटर से सभी चीजें जोड़कर मशीन को ऑन कर दिया। मशीन में एक हरी लाइट धीरे धीरे जलने बुझने लगी। थोड़े ही समय बाद लाइट बहुत तेजी से जलने बुझने लगी और उसमें से एक अजीबोगरीब आवाज भी आने लगी और उसके साथ ही कंप्यूटर पर सीधी रेखा चलने लगी। अचानक चलते चलते उसने वक्र रेखाओं का आकार लेना शुरू किया। अमरीश ने कहा, लगता है कोई स्पिरिट हमसे बात कर रही है, देखते हैं क्या बोलना चाह रही है। अमितेश का पूरा शरीर जैसे एक ठंडी कपन से भर गया था। अमरीश ने घर के खाली हिस्से की तरफ देखकर बोला, मैं किससे बात कर रहा हूं? क्या यहां पर कोई आत्मा है? तुम अगर कुछ कहना चाहती हो तो कहो। अब साउंड सिस्टम में हल्की आवाज गूंजने लगी। अमरीश ने जैसे ही उसे लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी में किया, किसी व्यक्ति की दर्द भरी आवाज कानों में पड़ने लगी। आवाज को सुनकर अमितेश की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। सारे घर में नजरें घुमाकर उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, पिताजी। पिताजी आप कहाँ हैं? बोलिए बोलिए, किसने आपको मारा? पिताजी पिताजी बोलिए, आपको किसने मारा? बताइए आप कहाँ हैं? बोलिए बोलिए प्लीज। फिर से साउंड सिस्टम में आवाज गूंजी, पास चलते हैं। ये भयानक काल चक्र है, इससे बच पाना संभव नहीं है। सावधान, इसे रिमोट नहीं चाहिए तो बस नष्ट कर दे, नष्ट कर दे, दूर करते हैं इसे। ये आपने क्या क्या जगत के उस द्वार को खोलकर अपनी मौत खुद ही बुला ली। आप बताइए, मैं क्या करूंगा मैं? तो ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब साउंड बॉक्स से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक बीप बीप की आवाज आती रही। कुछ समझे अमितेश बाबू? समझ गया, ये पेरिडोलिया नहीं, साक्षात मृत्यु है। ये इंसान को मोहित करती है और ले जाती है दूसरे जगत में, जहां पर शुरू होता है मौत का खेल। ये एक भयानक मौत का खेल है जिसमें मेरे पिताजी फंस गए थे। ये एक भयानक खेल है, भयानक खेल। बिल्कुल सही, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि मैं इसे कहूंगा अंधेरे का खेल। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? आप कल सुबह इन्हें नष्ट कर डालिए, एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें दबा दीजिए और इनसे छुटकारा पाइए। देखिए, आपको किसी भ्रांति में फंसने से बचाना ही मेरा लक्ष्य था, नहीं तो आप इनके चक्र में फंसे रहते। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाकी काम तो आप खुद ही कर ले सकेंगे। अमरीश के जाने के बाद अमितेश थोड़ी देर तक अपना सिर पकड़े कुर्सी पर बैठे रहा। उसके बाद अचानक उसे याद आया अपने पिताजी की वो डायरी लेकर वो पढ़ने बैठा। यह सहज सरल भाषा में लिखा हुआ था, पिछले कुछ दिनों से जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, मेरी आंखों में एक चीज पड़ती, वो है एक इंसानी चेहरा, विशेषतः आंख नाक कान बना हुआ इंसानी चेहरा। कभी वो किसी ईंट के ऊपर बना होता है, कभी पत्थर, कभी किसी लकड़ी के ऊपर, किसी पेड़ की जड़ में, आसमान के बादल में, या फिर किसी और चीज में। जो मैं अपने साथ ला सकता हूँ वो मैं ले आता हूँ, और उसके लिए मैंने अपनी इस अलमारी को एक संग्रहालय बना दिया है। और जो इतनी बड़ी होती है कि नहीं ला सकता हूँ, उनकी तस्वीरें खींच लेता हूँ। इसके बाद 7 दिन बाद फिर उन्होंने लिखा, मैं जैसे एक मोह में फंस गया हूँ जो मुझे किसी भी तरह से नहीं छोड़ रहा है। हर जगह मुझे वही चेहरा दिखने लगा है। बाजार से सब्जी खरीद के लाकर जैसे ही निकालता हूँ, आलू में मुझे एक चेहरा बना दिखाई देता है। इसके 5 दिन बाद फिर लिखा,
ये सब मात्र संयोग नहीं है, ये मैं समझ पा रहा हूं। और आसपास के किसी को भी ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस बात के लिए विशेष तौर पर मुझे चुना गया है। एक अदृश्य शक्ति जैसे मेरे चारों ओर है। दिमाग में हर समय कुछ घूमता रहता है और इसे निकलने की ताकत जैसे मुझ में नहीं है। इसके 1 महीने बाद उन्होंने लिखा, मैं जैसे खत्म होता जा रहा हूं। इस घटना से निकलने का रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। किसी अदृश्य शक्ति के हाथों जैसे कठपुतली सा बनता गया हूं। इसके बाद डायरी लिखने के व्यवहार में परिवर्तन है। अब खुलकर कुछ नहीं लिखा गया था। अब था कब, कहां पर कौन सी वस्तु संग्रह की है, इसी के बारे में। ऐसा समान पृष्ठों को पढ़ते पढ़ते अचानक अमितेश पहुंच गया डायरी के एकदम आखिरी पन्ने में, अर्थात मौत वाले दिन उनके पिताजी की लिखी आखिरी डायरी के पन्ने। डायरी को पढ़ते पढ़ते एकदम आखिरी लाइन पर पहुंचकर अमितेश जैसे उछलकर खड़े हो गए। ये क्या लिखा उनके पिताजी ने? मेरा भूल जब मुझे समझ में आया तब तक मेरे लिए करने को कुछ नहीं था। मैं अंतिम रास्ते पर पहुंच चुका हूं। अमितेश को इससे दूर रखना ही सही होगा। आज मैं समझ पाया कि आज तक जितने चेहरे मैंने इकट्ठे किए हैं वो सब असल में मेरे ही चेहरे, अर्थात मौत के रास्ते में जाते जाते मेरे चेहरे में जो जो भाव आए वो सारे भाव इन सभी में। और अपने मौत का एक पूरा स्केच मैंने अपने हाथों से ही तैयार किया है। इसके बाद अमितेश दौड़ कर गया अलमारी की तरफ और कुछ पेरिडोलिया निकालकर गौर से देखने लगे। और देखते देखते ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग फटकर बाहर आ जाएगा। आज तक उन्होंने इस बात को गौर से नहीं देखा था। वो तो सचमुच उनके पिताजी के चेहरे की हूबहू नकल थी। हालांकि रचना उतनी स्पष्ट नहीं थी, मगर अगर गौर से उनके पिताजी के चेहरे के बारे में सोचा जाए तो ये हूबहू उनसे मिलने लगी है। यहाँ तक कि उनके पिताजी के चेहरे के बाईं तरफ जो मस्सा था वो भी किसी पेरिडोलिया में स्पष्ट दिखाई दे रहा। और कुछ न सोचकर अमितेश हाथ में कुदाल लेकर दौड़ पड़े घर के पीछे उस सुनसान से मैदान में, जहां पर करीब 1 घंटे की मेहनत से उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उनके पिता के संग्रह किए सारे पेरिडोलिया इकट्ठे करके गाड़ दिए और उसे जमीन में अच्छी तरह से मिट्टी में दबा दिया। इसके बाद वो कुछ हद तक निश्चिंत हुए और घर आ गए। घर में आकर इजी चेयर पर बैठे ही थे कि अचानक मन किया कॉफी पी जाए। कॉफी बनाकर उसे चेयर में लेकर बैठकर गर्मा गर्म चुस्कियां ले रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे आखिर तक उन्होंने उन सबसे मुक्ति पाली। अन्यथा न जाने उनकी परिणति क्या होती। कॉफी की चुस्कियां लगाते लगाते अचानक उनका ध्यान कॉफी के कप के झाग की तरफ गया और अगले ही पल कॉफी का कप जैसे उनके हाथों में कांप उठा। उस झाग से एक चेहरा बनता हुआ दिखाई दे रहा था और वो चेहरा हूबहू उनसे मिलता था।